बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रोज़न फूड्स। तो हमने देखना स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रोज़न फूड्स में किस तरीके से फ्रोज़न फूड्स ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकती हैं विद द मिनिमम माइक्रोबियल काउंट, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारे पास है माइक्रोबियल काउंट के साथ शेल्फ लाइफ इसकी कंसिडरेबल होती है। जो क्वालिटी लॉस है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ क्वालिटी को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। हमारी अगर शेल्फ लाइफ बढ़ भी जाए लेकिन उसकी क्वालिटी ना हो तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। जब कंज्यूमर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी तो वो क्वालिटी वो जो स्टोरेज है लॉन्गर पीरियड के लिए वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। सबसे अहम पैरामीटर क्या है हमारा कंज्यूमर है। हमने कंज्यूमर को फोकस करना है। कंज्यूमर को फोकस करने के लिए ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस किए जाते हैं। जो प्रोडक्ट हमारी या फ्रूट या वेजिटेबल है उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है, क्वालिटी को ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो देखें यहाँ पे स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रोजन फूड क्या है, डिपेंड करती है डिफरेंट फूड्स के डिफरेंट फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना। ये सबसे पहली है नेचर के फूड की नेचर क्या है। आया कि वो फूड हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक ये उसके फेजेस हो गए। फेजेस के अलावा उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। जो कंपोजिशन है अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ये ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो फूड है वो रिचर है न्यूट्रिएंट्स में। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन अगर ज्यादा होगी तो वहाँ स्पॉइलेज के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्या है किस चीज पे डिपेंड करती है स्टोरेज लाइफ, नेचर पे डिपेंड करती है कि हमारे पास जो फूड है उसकी नेचर क्या है। अब अगर हमारे पास नेचर की बात करते चले जाएं, हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल मीडिया यूज करते हैं वो मीडिया क्या होता है, प्रोटीन बेस्ड होता है, ठीक है ना। उसमें कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, जैसे हम क्या करते हैं इसमें गम्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नेचर जो है अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वाइट भी कर रही होती है, रिपेल भी कर रही होती है, ठीक है ना। इट्स प्रोसेसिंग भी बहुत अहम पैरामीटर है। यहाँ पे प्रोसेसिंग में अगर फैसिलिटी कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर जितना भी मतलब हमारा इन्वायरमेंट है वो फैसिलिटी, ठीक है ना। इंडस्ट्री के अंदर अगर फैसिलिटी डिजाइन, अगर हमारे पास जो इंडस्ट्री का प्लांट है वो प्रॉपर सैनिटाइज हो सकता है, वो प्रॉपर क्लीन हो सकता है और उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग की गई है फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन टू द लास्ट यूनिट ऑपरेशन। अगर अच्छी तरीके से उसको मेंटेन रखा गया है क्वालिटी को तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चांसेस कम होंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोसेसिंग में हमारे पास हार्वेस्टिंग से लेकर कंजम्पशन तक जितने भी स्टेप आते चले जाते हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग की बात करें तो ये भी बहुत अहम पैरामीटर है। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी, वहाँ पे इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट की गई होंगी, फूड ज़्यादा सर्वाइव करेगी। अगर नहीं तो फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर मोस्टली मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। टेम्परेचर किसी भी चीज की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करता है। अगर हमारे पास मीट है और मीट का हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो एक दिन भी शायद सर्वाइव ना कर सके, उसकी क्वालिटी और दूसरा जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो सारी की सारी बिगड़ जाए। अगर हम उसे 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं तो भी वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से ठीक नहीं रहेगा, सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर, वही टेम्परेचर हम -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीट को अगर स्टोर करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। टेम्परेचर किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ मेजर कर रहा होता है, टेम्परेचर ही बताता है कि चीज़ की शेल्फ लाइफ क्या होगी। सो टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, टेम्परेचर को लोअर रखा जाता है ताकि जो शेल्फ लाइफ है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके और जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी ऑप्टिमाइज किया जा सके।
माइक्रोबियल एक्टिविटी -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्टली क्या होती है, रुक जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। इससे बिलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी होते रहते हैं। लेकिन जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो मिनिमम क्या ना होने के बराबर हो जाती है। अब इसीलिए जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं तो वो तो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से रुक जाएंगी, लेकिन एंजाइमेटिक और केमिकल चेंजेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। हमारा बेसिक पर्पस क्या है, फूड को ऐसे प्रिजर्व करना कि उसकी शेल्फ लाइफ विद द ऑप्टिमम क्वालिटी, विद द ऑप्टिमम सेंसरी एट्रीब्यूट मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। हमने क्या करना है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है विद द गुड क्वालिटी। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें हम हर एक आइटम की, हमारे पास जितने फ्रूट और वेजिटेबल का आइटम है सबकी नेचर डिफरेंट होती है। कोई हमारे पास ट्यूबर्स क्रॉप्स हैं, कोई हमारे पास रूट क्रॉप्स हैं, कोई हमारे पास लीफ वेजिटेबल्स हैं, कुछ हमारे पास बीन्स हैं, कुछ हमारे पास, तो क्या है, ये डिफरेंट वैरायटीज जो हैं, ठीक है ना, स्टेम्स हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज जो हैं ये डिपेंड ये बताती हैं कि इस फ्रूट या वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ क्या होगी, ठीक है ना। तो शेल्फ लाइफ क्या है, यहाँ पे डिफरेंट जो फूड का इन्वायरमेंट है, फूड की कंपोजिशन है, उससे पता चलती है, ठीक है ना, शेल्फ लाइफ के इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। अगर हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर ये देंगे तो कितनी शेल्फ लाइफ होगी। हर फूड कमोडिटी यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे पास फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं फ्रीजिंग स्टोरेज के अंदर। इट कैन स्टे इन सच अ स्टोरेज फैसिलिटी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर, ठीक है ना। अब वो जो हमने 3-4 फैक्टर ऊपर पढ़े थे, वो हमारे पास टेम्परेचर था, वो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बहुत अहम पैरामीटर है जो क्या कर रहा होता है, किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ को बता रहा होता है और माइक्रोबियल सर्वाइवल के लिए बहुत अहम होता है। अब वहाँ पे हमने ऊपर जो पैरामीटर थे उनमें हमने टेम्परेचर की बात की थी, फैसिलिटी डिज़ाइन की बात की थी, हमने पैकेजिंग की बात की थी और हमने नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की बात की थी। अब उसी को हम लेकर आगे चलते हैं। तो हीटेड जो कैंड ऑरेंज जूस है वो 27 मंथ स्टे कर सकता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि वही जूस जो है 10 मंथ -12 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 मंथ -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अब देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो माइक्रो जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो कम होती चली जा रही है। हमने बात की थी टेम्परेचर, किस तरीके से टेम्परेचर क्या करता है, ड्राइव करता है किसी भी फूड की नेचर को। ग्रीन बीन्स और ग्रीन पीस जो हैं उनको 11 to 12 मंथ तक -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है और 3 and 1 मंथ एट 3 मंथ क्या है -12 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मंथ -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो रॉ चिकन है 27 मंथ, देखिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोरेज टेम्परेचर पर कितना, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 8 मंथ -12 डिग्री सेंटीग्रेड और -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये क्या है, 8 मंथ 15.5 जो है -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये 8 मंथ है -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्टोरेज टेम्परेचर है। इसी तरह जो लाइफ है वो बहुत कम होती है -6.7 और -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है तो शेल्फ लाइफ और उसकी माइक्रोबियल काउंट, शेल्फ लाइफ कम होगी और माइक्रोबियल काउंट बढ़ता चला जाता है। इफेक्ट ऑफ थाइंग की बात करें तो थाइंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थाइंग होती क्या है। थाइंग ये होती है कि जब हम मीट को क्या करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट जब फ्रोजन स्टेट पे होती है उसको दोबारा हमने क्या करना है, अनफ्रोजन स्टेट के अंदर लेके आना है। उसकी जो आइस क्रिस्टल है उसको क्या करना है, हमने ब्रेक करना है, उसको ख़त्म करना है और जो जिस तरीके से हमारे पास फिजिकल स्टेट जो पहले फूड की थी उस फिजिकल स्टेट के अंदर लेके आना है।
इंटरमीडिएट फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर के अंदर है वो फूड को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। कैसे डैमेज करती है? सेल के अंदर जो हम कंटेंट है, सेल जो सेल वाल है, अगर सेल के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, तो जैसे ही वो फ्रीज होने के बाद दोबारा डी फ्रीज होगा। डी फ्रीज होने पे सेल का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी सेल वॉल ब्रस्ट हो जाएगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। जैसे ये मेम्ब्रेन्स डैमेज होंगी तो फूड क्या है, लाइपेजेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लाइपेजेज एक्टिविटी क्या कर देगी, बिल्कुल डैमेज कर देगी और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से फूड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे बात की गई है 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर के अंदर फ्रीजिंग स्टोरेज में फ्लक्चुएशंस है बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये क्या करती है, डैमेज काज करती है, बहुत ज़्यादा डैमेज काज करती है फूड को, ठीक है ना। -18 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो, मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर चल रहा है -15 डिग्री सेंटीग्रेड और वो हो गया -12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या करेगा, फूड कमोडिटी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा होगा, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होगा। ड्यूरिंग थाइंग फूड्स आर सब्जेक्टेड टू डैमेज बाय फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल मीन्स। अब क्या है, हमारे पास 3 तरह के ज़राए हैं जो थाइंग में असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहले फिजिकल में हमने वही बात की, जैसे ही फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से हमने सॉलिड फेज के अंदर लेके आए थे या फिर हम सेमी सॉलिड को सॉलिड फेज के अंदर लेके आए थे, उसके अंदर जो वाटर है वो वाटर सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो सेल एक्टिविटी रुक जाएगी, सेल एक्टिविटी खत्म तो वहां पे सेल को डैमेज और लाइफ खत्म और फूड खराब होने की तरफ जा रही है। केमिकल में हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, प्रोटीन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, फैट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो वो चेंजेस भी क्या कर रही होती हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं। चेंजेस भी क्या करती हैं, मुतासर करती हैं फूड को। और माइक्रोबियल मीन्स, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमने टेम्परेचर दिया कम और थाइंग की है लंबे अरसे के लिए, ज्यादा देर के लिए हमने थाइंग की है, तो वहां पे भी माइक्रोबियल काउंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे वही बात है कि आइस क्रिस्टल मेल्ट होंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे और रीफ्रीज जब होंगे तो दोबारा आइस बनेगी और लार्जर साइज के क्रिस्टल बनेंगे, ये फिजिकल डैमेज काज करेंगे। केमिकल रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी है फास्टर हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होगी। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे किल नहीं होते, वो भी क्या हो जाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिव हो जाएंगे। माइक्रोबियल चेंजेस इन फूड आर नेग्लिजिबल, यहाँ पे क्या है, अब जो फ्रोजन फूड्स होती हैं यहाँ पे माइक्रोबियल चेंजेस बहुत कम होती हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे बात की गई है कमर्शियल फ्रीजिंग के अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं होती, इसलिए इतना यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, अगर लंबी अरसे देर के लिए हमने थाइंग की है तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम किस चीज के आएंगे, प्रॉब्लम आने हमारे पास उसकी माइक्रोबियल काउंट बढ़ जाएंगे। फ्रोजन फूड, आइसक्रीम और से इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट के अलावा सबको हम जब यूज करते हैं तो डिफॉरेस्ट करते हैं या थाइंग करते हैं। अब यहाँ पे डिफॉरेस्ट करने के लिए उसकी जो सॉलिड स्टेट है उससे लिक्विड स्टेट से जो बर्फ टाइप की बनी हुई है उसको खत्म करने के लिए, उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आने के लिए हमें क्या है, थाइंग की जरूरत है। अब यहाँ पे वही बात है, अगर थाइंग लंबे देर के लिए होगी तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर हम 15 मिनट के लिए डाइलेक्ट्रिक सोर्स से उसे हीट करेंगे तो माइक्रोवेव इंक्रीज ना होने के बराबर होगा। अगर हमने थाइंग करनी है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे क्या होगा, रनिंग वाटर के अंदर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 घंटे लगेंगे और माइक्रोवेव पॉपुलेशन 300 टाइम्स बढ़ जाएगी। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम एयर थाइंग करेंगे तो क्या होगा, 36 हार्स लगेंगे उसको था होते होते, और जो माइक्रोवेव पॉपुलेशन है
750% बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर? मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, सिंस ऑल मॉइस्चर इज नॉट फ्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्लाइटली लोअर। यहाँ पे क्या है, सारा मॉइस्चर क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिल फाइंड कंडीशन सूटेबल फॉर देयर ग्रोथ। अब जब हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। -10 मीट के अंदर -5 है, मीट के अंदर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है आइसक्रीम, और -11 फिश, और -12 डिग्री सेंटीग्रेड पीस के अंदर। ये क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देंगे और फूड को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। यीस्ट जो ग्रो करती है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मीट के ऊपर -17 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑयस्टर के ऊपर जो मोल्ड्स हैं वो -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीट और वेजिटेबल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जब हम बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर किसी भी फूड को रखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या होती है, कम तो हो जाती है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ख़त्म कब होती है, जब हम स्टीराइल करते हैं या हीट ट्रीटमेंट देते हैं। हीट ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल काउंट सारे के सारे, स्टीरिलाइजेशन जब हम कर रहे होंगे -121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगी। यहाँ पे 50 to 80% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो फैक्टर हैं वो दिए गए हैं, उन पे डिपेंड करता है ये कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे। सबसे पहले काइंड एंड स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के हैं। और बैक्टीरिया हैं ज़्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर यीस्ट और मोल्ड की निस्बत। इसी तरह जो ग्रोथ फेज ऑर्गेनिज्म है वो बताती है कि टेम्परेचर किस तरीके से उनके ऊपर असरअंदाज होता है, यंग के ऊपर किस तरीके से अंदर असरअंदाज होता है। ओल्ड सेल होंगे तो उनकी क्या होगा, और जो मेच्योर वंस होंगे तो उनके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेच्योर वंस होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं बनिस्बत यंग और ओल्डर से, और स्पोर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स in the lag phase are more susceptible than those in other phases of growth and spores, ठीक है ना। अब वेजिटेटिव सेल्स अगर वो लैग फेज के अंदर होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, और जो स्पोर्स हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। काइंड ऑफ फूड हमारे पास कंपोजिशन जो है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या चीज़ है उसके अंदर, शुगर है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, पीएच है, मॉइस्चर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वहाँ पे ग्रोथ है उनको डिटरमाइन कर रही होती है, कितना माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे। फ्रीजिंग एंड स्टोरेज टेम्परेचर, अगर स्टोरेज टेम्परेचर बहुत कम रखा जाए तो क्या होगा, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो क्रिटिकल रेंज है वो -1 to -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। फूड्स फ्रोजन आर हेल्ड for a long time at this range will have less number of viable cells। यहाँ पे क्या होगा, जो -1 to -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे जो फूड्स रखी जाएंगी तो उनके अंदर वायबल सेल्स की तादाद कम होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। स्लो फ्रीजिंग काजेज मोर डैमेज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अगर स्लो फ्रीजिंग होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, ज्यादा डैमेज होगा। सेम कंडीशन इज आल्सो डेट्रीमेंटल टू प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट्रीमेंटल प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए कैसे, जैसे जैसे हम स्लोअर फ्रीजिंग करते हैं तो क्रिस्टल लार्जर बनेंगे। लार्जर क्रिस्टल क्या होगा, अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आएगी तो ये क्या होंगे, थाइंग के दौरान ये क्रिस्टल ब्रेक होंगे। ये क्रिस्टल जैसे ब्रेक होंगे तो सेल का वाटर कंटेंट निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, फूड की सेंसरी एट्रीब्यूट सारे के सारे बिगाड़ के रख देगा। लेंथ ऑफ स्टोरेज, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायबल सेल्स हैं, वो क्या होंगे, कम होंगे। अगर आप थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। लॉन्ग स्टोरेज पीरियड आर हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।